Namaste, welcome to Authors Talk by Trishna. The अयोध्या अलायंस के हिंदी ट्रांसलेशन में आप सभी का स्वागत है। कैलाश टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र, इंडिया। वर्तमान दिन। डॉक्टर बाला राजस्वामी भव्य कैलाश मंदिर के सामने विस्मय से खड़े थे। असल जिंदगी में इसकी भव्यता किसी भी तस्वीर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। उनके चेहरे और गर्दन से पसीना टपक रहा था, जिससे उनकी लिनन कमीज भीग रही थी। उन्होंने अपनी बोतल से पानी गटक लिया, यहाँ तक कि उन्हें अपने सिर पर भी पानी डालने की जरूरत महसूस हुई। वे और उनके वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों, भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों की टीम इस प्राचीन चमत्कार का अध्ययन करने के लिए 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गई थी। पिछले कई दिनों से टीम प्राचीन मंदिर परिसर में फैली हुई थी। स्कैनिंग उपकरणों और नमूनों संग्रह किट से लैस था। डिजिटल बीप और क्लिक की आवाजों से हवा गूंज रही थी। जब वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उनकी नजरें अपने उपकरणों पर टिकी थीं और वे किसी भी रासायनिक अवशेष के हल्के से निशान की तलाश में थे, जो किसी प्राचीन तकनीक के जैसा था। और आज उस जगह पर उनका आखिरी दिन था। जमीन से ऊपर बने अन्य मंदिरों के विपरीत ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बना था। शिखर पहले उभरता है और इसे एक ही अखंड चट्टान को तराश कर बनाया गया है। ये एथेंस के पार्थेनन से दुगुना क्षेत्रफल में फैला है और इसके निर्माण में 2 लाख टन चट्टान। रामास्वामी ने भीगे हुए रुमाल से अपना माथा पोंछते हुए कहा, जरा हमारे प्राचीन निर्माताओं के साहस की कल्पना कीजिए। यहाँ एक भी जोड़ या निर्माण खंड नहीं है। इस परिसर में मौजूद हर चीज एक विशाल मूर्ति का हिस्सा है। अपने 50वें दशक के उत्तरार्ध में राजा स्वामी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। औसत कद और दुबले पतले शरीर के साथ उनके बिखरे हुए सफेद होते बाल और करीने से कटी हुई दाढ़ी उनकी बौद्धिक प्रतिष्ठा को दर्शाती थी। लेकिन उदासी का एक आवरण उनसे इस सहनशील व्यवहार को कमजोर कर देता था। 1 दशक पहले अपनी पत्नी के निधन के बाद रामास्वामी के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे। वह वास्तव में कोई पुरातत्वविद नहीं थे। चेन्नई में जन्मे इस वैज्ञानिक को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN में क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में अपने उन्नत शोध के लिए जाना जाता था। लेकिन जो बात उन्हें विशिष्ट बनाती थी वह थी प्राचीन और आधुनिक विज्ञान को जोड़ने की उनकी क्षमता। उनकी मौलिक कृति वैदिक युग का विस्मृत विज्ञान ने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान का अन्वेषण किया है और समकालीन प्रगति के साथ उसकी तुलना की। कैलाश उनके अध्ययन का विषय था और इसकी निर्माण तकनीक एक रहस्य थी जिसे वे सुलझाने के लिए दृढ़ थे। प्राचीन तकनीकों के विशेषज्ञ और एक उत्साही इतिहासकार होने के नाते उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखी थीं। लेकिन कैलाश की तो बात ही कुछ और थी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI से टीम द्वारा नियुक्त एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर सतीश जयरामन ने अपने आगमन पर बताया था, इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाने के लिए बेसॉल्ट में 3 विशाल खाइयां खोदी गई थी, जब कोई जैक हैमर या अर्थ मूवर नहीं थे। बस हथौड़े, छेनी और सैकड़ों लोग मलबा हटा रहे थे। तभी कारीगर अपना काम शुरू कर पाते थे। धीरे धीरे अस्थिर रस्सियों पर नीचे उतरकर अलग अलग संरचनाएं, शिखर, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर गढ़ते थे।
जैसे जैसे वे नीचे जाते थे वे जीवंत मूर्तिकला के विवरण जोड़ते जाते थे। रामास्वामी इस बात से सहमत नहीं थे। मंदिर न केवल अपने आकार के मामले में बल्कि अपनी योजना और निर्माण में निहित सटीकता और कुशलता के मामले में भी आधुनिक समझ से परे था। उनकी वैज्ञानिक समझ में यही अंतर था जिसे वे दूर करना चाहते थे। तीसरे दिन रामास्वामी ने टीम को संबोधित किया था। उन्होंने शुरू किया, जैसे कि आप जानते हैं, कैलाश का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसकी विशालता और एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गई मूर्तियां की बारीकियां अद्भुत हैं। ऐसा है मानो निर्माणकर्ताओं के पास ऐसे औजार थे जिनसे पत्थर को मोम की तरह आसानी से नरम और ढाला जा सकता था। टीम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने वर्षों से कई सिद्धांत इकट्ठा किए थे, लेकिन कोई भी मंदिर के निर्माण की सटीकता और गति को पूरी तरह समझा नहीं सका। रामास्वामी ने आगे कहा था, मेरी परिकल्पना एक प्राचीन तकनीक से जुड़ी है, चट्टान पिघलाना। इससे पता चलता है कि निर्माणकर्ताओं के पास ऐसे उपकरण या पदार्थ थे जो चट्टान को नरम करके इसे इतना लचीला बना सकते थे कि उस पर आसानी से नक्काशी की जा सके। वह उन्हें मंदिर परिसर में और भी अंदर ले गया और उन विशेषताओं की ओर इशारा किया जो पारंपरिक औजारों से पाना लगभग नामुमकिन होता। इस रावणानुग्रह दृश्य को देखिए। इसमें भगवान शिव लंका के राजा रावण पर कृपा कर रहे हैं। उन्होंने विस्मय से कहा, बारीकियों पर ध्यान दीजिए और ये हाथी हर एक अनोखा है, जिसकी मांसपेशियां, त्वचा की तहें और भाव भंगिमाएं बखूबी उकेरी गई हैं, मानो उनकी छेनी जिस भी सतह को छूती उसे बदल देती। वे केंद्रीय मंदिर में गए, जहां एक विशाल लिंगम केंद्र बिंदु था, जिसके चारों ओर देवताओं और हिंदू ग्रंथों के दृश्यों की जटिल नक्काशी थी। टीम का हिस्सा रहे भूविज्ञानी डॉक्टर लूकस मुलर ने चट्टान का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सोचा, अगर ये तकनीक मौजूद होती तो चट्टान को आणविक स्तर पर बदलना पड़ता, एक ऐसी प्रक्रिया जो अस्थायी रूप से लचीला बना दिया जाता है। रामास्वामी ने सिर हिलाया। उन्होंने सहमति जताई। ये तापीय, रासायनिक और संवत पराध्वनिक उपचारों का मिश्रण हो सकता है। ऐसा उपचारों से चट्टान उस जगह पर मिट्टी की तरह व्यवहार करती है जहां छेनी से उसे छुआ जाता था। रामास्वामी ने कहा, प्रस्थान करने से पहले हमें किसी भी अवशेष का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए जो प्राचीन प्रौद्योगिकी के उपयोग का संकेत दे सके। रासायनिक अवशेष, असामान्य उपक्षय पैटर्न, कुछ भी जो भविष्य के अनुसंधान के लिए सुराग प्रदान करे। टीम हमेशा की तरह अपने उन्नत स्कैनिंग उपकरणों से लैस होकर फैल गई। रामास्वामी एकांत कोने में चले गए, जहां एक विशेष रूप से बारीक नक्काशी ने उनकी नजर खींची थी। उन्होंने चिकनी सतह पर हाथ फेरते हुए सोचा, काश ये दीवारें बोल पाती। माथे को पोंछते हुए वे दूर से अपनी टीम को देखने के लिए मुड़े। अपने पोर्टेबल स्कैनर को ठीक करते हुए उन्होंने मंदिर के अगले छायादार कोने में कदम रखने से पहले एक गहरी सांस ली। उनके सामने खड़ी चुनौती पर विचार करते हुए उनका मन तेजी से घूम रहा था। जवाब यहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद से फुसफुसाया। हम कुछ भूल रहे हैं और वह साफ नजर आ रहा है। उसके चारों ओर टीम चुपचाप घूम रही थी।
ध्यान केंद्रित कर रही थी, फिर भी उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। मूलर मंदिर की दीवार के एक हिस्से के पास दुबका हुआ था। उसका चेहरा एकाग्रता से तना हुआ था और वे जटिल नक्काशी पर अपना स्कैनर चला रहा था। कुछ नहीं, मुझे यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा, उसने निराशा से भरी आवाज में बताया। ये तो बस साधारण बेसॉल्ट है। घंटों बीत गए। मंदिर परिसर में सूरज की लंबी परछाइयां छा गई। टीम के अन्य सदस्यों से भी मूलर जैसी ही खबरें आने लगी। टीम के पुरातत्वविद जयरामन एक स्तंभ की सीमा पर टहलते हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। अपनी सांसें तेज करते हुए उसने अपनी रीडिंग जांची। जो उत्साह पहले उसमें भरा था वह अब कम होने लगा था। उसकी जगह हवा में एक स्पष्ट तनाव छा गया था। वे इतनी दूर आ गए थे, मंदिर के हर कोने का अध्ययन कर लिया था, फिर भी उसके रहस्य उनसे छूट गए थे। रामास्वामी को अपनी नाकामी का बोझ भारी लग रहा था। ठीक है सब लोग, उन्होंने आवाज लगाई, चलो थोड़ा आराम करते हैं, 20 मिनट में हम फिर से इकट्ठा होंगे। टीम बाहर एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुई और एक दूसरे को थकी नजरों से देख रही थी। रामास्वामी जानते थे कि वे सब एक ही बात सोच रहे थे। क्या होगा अगर खोजने के लिए कुछ ना हो? क्या होगा अगर जिस तकनीक की उन्हें तलाश थी उसका कोई निशान ही न बचा हो? लेकिन रामास्वामी के अंदर कुछ ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक बार फिर मंदिर के विशाल अग्रभाग को देखा। छोटी छोटी बातों पर उसकी आंखें सिकुड़ जाती थीं। उसने गहरी सांस ली और अपने संकल्प को दृढ़ किया। सब लोग एक बार और झांके, किनारों पर ध्यान दें। जटिल मूर्तियों के किनारों का प्राचीन औजारों से अधिकतम संपर्क रहा होगा। मूलर, चलो उस कोने को फिर से देखते हैं जहां तुम्हें लगा था कि चट्टान अलग दिख रही है। 1 घंटे बाद मूलर की आवाज उत्साह से गूंजी। यहाँ, ये चिल्लाया। वे एक ऐसे हिस्से की ओर इशारा कर रहा था जिसे असामान्य बताया गया था। हाथी की मूर्तियां। यहाँ एक विशिष्ट रासायनिक चिन्ह है जो आसपास की चट्टान से अलग है। ये सतह पर एक परिवर्तित आणविक संरचना का संकेत देता है, असंभवतः किसी ऐसे कारक के अंश जिसने चट्टान के अस्थायी रूप से नरम होने में मदद की होगी। रामास्वामी की आंखें चमक उठी। क्या यही हो सकता है? उन्होंने पूरे ढांचे से मिलते जुलते निशान पाए और हाथ में पकड़े जाने वाले एक्सरे फ्लोरेंसिस उपकरणों से विशिष्ट क्षेत्रों से स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीडिंग ली। फिर उन्होंने सतह का बारीकी से स्वैप किया ताकि प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए कुछ अवशेष निकाले जा सके। आखिरकार सबूत धीरे धीरे मिलने लगे। सूर्यास्त होते ही रामास्वामी ने टीम को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, पिछले कुछ दिनों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने जो पाया है वह प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमें आगे और परीक्षण करने होंगे। इन नमूनों का बारीकी से विश्लेषण करना होगा और अपने निष्कर्षों की तुलना प्राचीन ग्रंथों से करनी होगी। टीम ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। सदियों से शोधकर्ताओं को उलझाए रखने वाली एक पहेली को सुलझाने की संभावना से उत्साहित। रामास्वामी मंदिर की ओर मुड़े। उसका ऊंचा स्वरूप अब सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, कैलाश ने अपने रहस्यों को 1000 साल से भी ज्यादा समय से सुरक्षित रखा है, लेकिन आज हम उन्हें उजागर करने के लिए एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सन के उपकरण क्या उजागर कर पाते हैं।
माथुराम नायक देसम, वर्तमान मदुरै, तमिलनाडु, भारत, लगभग 400 साल पहले। राजा तिरुमाला नायक माथुराम स्थित अपने भव्य महल के भव्य भोजन कक्ष में घंटियों की आवाज का इंतजार कर रहे थे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होने के कारण वे तब तक अपना उपवास नहीं तोड़ते थे जब तक कि दूर स्थित श्री विल्लीपुथुर आंडाल मंदिर में सुबह की पूजा पूरी न हो जाए। मंदिर और उनके महल के बीच हर 3 मील की दूरी पर लगे घंटाघर ये सुनिश्चित करते थे कि खबर उन तक जल्दी पहुंच जाए। आज वे अपने मुख्य वास्तुकार वरुणन के साथ नाश्ता कर रहे थे। इंतजार करते हुए राजा ने बेसब्री से अपनी उंगलियां उस नक्काशीदार मेज पर बजाईं। उन्होंने पूछा, मंदिर बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? उनकी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वे चल रहे समारोह की नहीं, बल्कि उस 1 मील दूर मीनाक्षी मंदिर के जीर्णोद्वार और विस्तार की बात कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि बीजापुर, गोलकुंडा, डच और पुर्तगालियों से खतरा लगातार बना हुआ है। जब तक मीनाक्षी का आशीर्वाद मथुराम पर है, हमारा राज्य कायम रहेगा। लेकिन मुझे जीर्णोद्वार की गति निराशाजनक लग रही है। मैं इसमें लाखों रुपए लगा रहा हूँ, फिर भी ये बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्षमा करें महाराज, वरुणन ने उत्तर दिया। हालांकि वे एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, फिर भी उनकी उम्र में उनके समर्पण को कम नहीं किया था। उन्होंने राजा की निष्ठापूर्वक सेवा की थी, अनगिनत भव्य परियोजनाओं की देख रेख की थी, जिनमें ये महल भी शामिल है, जिसे अक्सर दक्कन का सबसे शानदार महल कहा जाता है। प्रत्येक गोपुरम सैकड़ों मूर्तियों से सुशोभित होगा। देवी देवताओं और दिव्य प्राणियों का चित्रण, मंदिर कक्षों और गलियारों एक भूल भलैया होगी, जिसके स्तंभों, दीवारों और खांचा का प्रत्येक विवरण जटिल रूप से उकेरा गया होगा। हम 1000 स्तंभों वाले हॉल, पवित्र कुंडों और चहल पहल वाले बाजारों का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण कार्य कर रहे हैं। और मैंने गर्भगृह का वर्णन भी नहीं किया है, जो आध्यात्मिक जुड़ाव की एक अद्भुत अनुभूति पैदा करेगा। इतने बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट अभूतपूर्व है। घंटियां बजीं और ढोने वाले भोजन से भरे थाल लेकर अंदर आए। राजा और उनके अतिथि के सामने वेन पोंगल, मुलायम इडली, मसालेदार इमली चावल, ताज़े केले और तरह तरह की चटनी और छाछ परोसी गई। लेकिन वरुण की भूख गायब हो चुकी थी। वह राजा को कैसे समझाए कि मंदिर के जीर्णोद्वार और विस्तार में अभी भी कई साल लगेंगे। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? राजा ने नारियल की चटनी खाते हुए तेजी से पूछा। वरुण ने कहा, महाराज, मुझे देरी पर शर्म आ रही है। हमारे पूर्वजों ने कैलाश, कोणार्क और अंकोर में अविश्वसनीय स्थापना कला की उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उनके पास एक महत्वपूर्ण लाभ भी था। क्या फायदा? तिरुमाला नायक ने पूछा। उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। मीनाक्षी की मछली जैसी आंखें। वरुण ने रहस्यमयी स्वर में उत्तर दिया। तुम क्या कह रहे हो? राजा ने पूछा। साफ साफ कहो वरुण। वरुणन ने अपने शब्दों का चयन करते हुए समझाया। एक प्राचीन तकनीक थी। ये तकनीक केवल द्वैतलिंगम रक्षक नामक लोहारों के वंश को ही ज्ञात थी। इससे वे असाधारण शक्ति और तीक्ष्णता वाले औजार बना सकते थे, ऐसे औजार जो पत्थर को लगभग पिघला सकते थे। ऐसे औजारों से विशाल परियोजनाएं शीघ्रता से पूरी की जा सकती थी। दुर्भाग्य से वह ज्ञान इतिहास में लुप्त हो गया। और मीनाक्षी आंखों का इससे क्या संबंध है? राजा ने अभी भी असमंजस में पड़कर पूछा। वरुणन ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं महाराज, मीनाक्षी का अर्थ मछली जैसी आंखों वाला होता है।
ये शब्द मीन के लिए मछली और आँखों के लिए अक्षी शब्दों से बना है। लोहार अपनी कृतियों पर मीनाक्षी की आंखों का प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां सा बनाते थे। राजा ने सोच समझकर अपना खाना चबाते हुए कहा, मैं इस किंवदंती से परिचित हूँ। कहानियाँ उसकी चौड़ी और चौकस आंखों के बारे में बताती हैं, जो उसकी सर्वव्यापकता और परोपकारिता का प्रतीक है। लेकिन मछली जैसी आंखों का प्रतीकवाद इससे कहीं ज्यादा प्रतीत होता है। वरुण मंद मंद मुस्कुराए। मीनाक्षी शिव की पत्नी पार्वती का अवतार है, बस इतना ही जानता हूं। शायद इसका द्वैत तंत्र से कोई संबंध है। ये तो ठीक है वर्णन, राजा ने कहा। अब उनकी आवाज में अधीरता आ रही थी। लेकिन मीनाक्षी मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये मथुराम का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हमें मंदिर का विस्तार जल्दी पूरा करना होगा। आने वाले तीर्थयात्री हमारे बाजारों और अतिग्रहों के लिए अच्छी खासी आय लेकर आते हैं, समझ रहे हो? मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ महाराज, वर्णन ने उन्हें आश्वस्त किया। मैं सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की फिर से समीक्षा करूंगा। हमें काम में तेजी लाने और आपका विश्वास फिर से हासिल करने के तरीके ढूंढने होंगे। राजा ने बेसुध होकर सिर हिलाया। उसकी उंगलियां गुलाब की पंखुड़ियों वाले पानी के कटोरे में बेचैनी से हिल रही थीं। उसकी नजरें एकाग्र नहीं थीं, मानो वह विचारों की उथल पुथल में खोया हो। क्या सचमुच खोई हुई चीजों का उजागर करना संभव था? उनके पूर्वजों के पास कौन सी तकनीक थी? अगर मीनाक्षी की आंखों से उनकी रचनाओं को चिन्हित करने वाले तकनीशियनों के रहस्यों को फिर से खोजा जा सके, तो उन्होंने सोचा मंदिर आधे समय में बनकर तैयार हो सकता है। लेकिन ये किसी और दिन की बात थी। अभी उन्हें वर्णन और उसके आदमियों को प्रेरित करने की जरूरत थी कि वे विस्तार को पूरा करने के तरीके खोजें। जो भी उपकरण उनके पास मौजूद हों, फिर भी राजा को अपने अंदर एक आशा की किरण महसूस हुई। मछली की आंखों से जुड़े रहस्य हमेशा के लिए छिपे नहीं रहेंगे। साकेत कौशल, प्रेजेंट डे अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया, लगभग 2000 साल पहले। साकेत कब अस्तित्व में आया, ये ठीक कोई नहीं जानता था। वाल्मीकि रामायण से संकेत मिलता है कि मनु ने राम से हजारों साल पहले सरयू नदी के तट पर इस नगर की स्थापना की थी। राम के काल के 5 सहस्त्राब्दी बाद भी ये नगर अपने आकार, पैमाने, परिष्कार और वैभव से पर्यटकों की अभिभूत कर देता था। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक पूर्ण आयताकार आकार में निर्मित ये शहर 60 मील लंबा और 15 मील चौड़ा था, जो कि अन्य भव्य प्राचीन शहर रोम के आकार का लगभग 4 गुना था। साकेत के चारों ओर एक गहरी खाई थी, जिसका पानी सरियों से नियमित रूप से भरता रहता था। सैकड़ों अतिक्षेत्रीय दरियाई घोड़े खाई में रहते थे, जो किसी भी अतिचारी को तैरकर पार करने में रोकते थे। खाई के पार घने साल के जंगल थे, जो राम के पिता दशरथ के शासनकाल में लगाए गए थे। ऊंचे बुर्जों पर तैनात प्रहरी आसन्न खतरों का तुरंत भांप लेते थे। प्रत्येक बुर्ज में एक शक्तिशाली गुलेल लगा हुआ था, जो किसी भी घुसपैठी पर बड़े बड़े पत्थर फेंक सकती थी। साकेत अजय था, इसलिए दशरथ के काल में इसे एक वैकल्पिक नाम दिया गया था, अयुद्ध, जिससे युद्ध न किया जा सके। आज वही साल के पत्ते धीरे धीरे सरसरा रहे थे और उनकी ध्वनि सरयू के कोमल प्रवाह के साथ एक सिम्फनी बना रही थी।
पद्मसेन ने अपनी खून से सनी तलवार, अपने कपड़े और खुद को धोने के लिए जल्दी से डुबकी लगाई। नदी की धीमी धाराएं मानो प्राचीन काल के रहस्य, वीरों और देवताओं की कहानियां, जीते हारे युद्धों की बातें फुसफुसा रही थीं। जैसे ही वह नदी से बाहर निकला, सूरज की पहली किरणें दिखाई दी, जिसने शहर को सुनहरे रंग में नहला दिया और पत्थर की इमारतों को ऐसे झिलमिला दिया मानो उन पर सोने की धूल चढ़ी हो। भोर में सड़कों पर पानी छिड़कने वाले मजदूरों को छोड़कर सड़कें शांत थीं। साकेता की मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर एक आदर्श ग्रिड में काटती थीं, जिससे सफाई और पानी देने का काम उल्लेखनीय रूप से कुशल हो जाता था। ये मजदूर विशेष अवसरों पर सड़कों पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते थे। पद्मसेन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले 2 और गलियां पार कर गया। वह चुपचाप एक भट्टी में पकी ईंटों वाले घर में दाखिल हुआ, जिसका आंगन खुला था। उसे पता था कि उसका परिवार सो रहा होगा, जिसका मतलब था कि वह अपनी सुबह की दिनचर्या बिना किसी रुकावट के पूरी कर पाएगा। आंगन इस समय उसे शांति का एहसास देता था, जिससे ये उसके व्यायाम के लिए एकदम सही जगह बन गया, जो उसे आसपास के किसी अखाड़े में करना पड़ता। वह क्षण भर रुककर हरिहर की पूजा करने लगा, जो एक मध्य में विभाजित देवता हैं, जिनका एक भाग शिव और दूसरा विष्णु का प्रतीक है। पूर्व की ओर मुख करके पद्मसेन ने एक कलश से फूल और चावल युक्त जल जमीन पर उंडेला और मंत्रोच्चार किया। शिव विष्णु के रूप में है और विष्णु शिव के रूप में है। विष्णु शिव के हृदय में निवास करते हैं और शिव विष्णु के हृदय में निवास करते हैं। पूजा पूरी कर कर उसने अपनी धोती उतारा। अब सिर्फ लंगोटी ही पहने उन्होंने शीशम की लकड़ी का एक भारी मुकद्दर उठाया और उसे विभिन्न पैटर्न में घुमाते हुए अपने कंधों, बाजुओं और कलाइयों का व्यायाम किया। फिर उन्होंने गदा धारण किया और एक घुमाव, दबाव और घुमाव का क्रम पूरा किया। उनकी गतिविधियां सटीक और प्रभाव में थीं। उनकी दिनचर्या उन्हें लचीला, बलवान और तेज बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थी। उनके अभ्यास की लयबद्ध गति अनुशासन और शक्ति का नृत्य थी, जो उनकी योद्धा भावना का प्रतीक थी। उन्होंने कई अभ्यास किए, जिनमें से प्रत्येक उनके शरीर से पिछले अभ्यास से ज्यादा की मांग करता था। अपनी ट्रेनिंग में खोए हुए उन्होंने उस दुबली पतली आकृति को आंगन में आते हुए देखा ही नहीं, जब तक उन्होंने एक जानी पहचानी स्पष्ट और मधुर आवाज नहीं सुनी, जब तक उन्हें एहसास हुआ कि अब वे अकेले नहीं हैं। उदय पिता, उनकी बेटी सुरी रत्ना ने कहा और उनके पैर छूने के लिए झुकी, जबकि वे उनके धड़ से पसीना पोंछ रहे थे। वे मुस्कुराए और आशीर्वाद देने के लिए धीरे से उनके सिर को छुआ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लड़कियां आशीर्वाद लेने के लिए लोगों के पैर नहीं छूती, उन्होंने डांटा। लक्ष्मी का स्वरूप ऐसा कैसे कर सकता है? 11 साल की बच्ची अब उसकी आंखों का तारा थी और वह ये जानती थी और अपनी सारी कृपा भद्रकेतु को दे दोगी। उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। पद्मसेन का बेटा भद्रकेतु सूरी रत्ना का बड़ा भाई था, लेकिन पद्मसेन की नजरें अपनी बेटी से शायद ही कभी हटती थीं। अब तक घर में चहल पहल मच चुकी थी। पद्मसेन सूरी रत्ना का कोमल हाथ थामा और रसोई में ले गया, जहां उसकी पत्नी इंदुमती ने पिता और बेटी दोनों के लिए गर्मागर्म हल्दी वाला दूध तैयार किया था। पद्मसेन ने तेजी से दूध गटकते हुए कहा, जो सबसे आखिर में दूध पीता है वह गधा है। उसने आंख के कोने से सूरीरत्ना को देखा और उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया। बेफिक्र व आराम से पीती रही। अपना चमकदार काला मिट्टी का गिलास नीचे रखकर मुंह पोंछते हुए उसने शांति से कहा, अब मेरा काम हो गया, लेकिन मैंने प्रतियोगिता जीत ली। पद्मसेन ने गीतात्मक स्वर में कहा, स्पष्टता,
वह इस मनोरंजक प्रतियोगिता का आनंद ले रहा था। सूर्यरत्ना ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुम तो हमेशा कहते रहे हो कि मुझे सिर्फ अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करनी है। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? और क्या गधा देवी कालरात्रि का प्रिय वाहन नहीं है? पद्मसेन अचानक चौंक कर उससे आश्चर्य से देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। सूर्यरत्ना ने भी खिलखिला उठी। उसकी संक्रामक हंसी मधुर थी। उसकी मलाईदार कारमेल त्वचा युवा जोश से दमक रही थी। गहरी और भावपूर्ण गहरी भूरी आंखें बेलगाम जिज्ञासा और खुशी से चमक रही थीं। जब वह मुस्कुराती तो उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत मानो उसके आसपास के वातावरण को रोशन कर देते। पद्मसेन के लिए वह एक जादुई बच्ची थी। लड़कियों को प्रतिस्पर्धा से क्या फायदा? इंदुमती ने बीच में ही कहा। एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवती बनने पर ध्यान दो, जो देश के सबसे अच्छे पति को आकर्षित कर सके। पद्मसेन ने उपहास किया। बकवास है। ऋग्वेद में 30 ऋषियों का उल्लेख है। गार्गी, मैत्रेय और लोपामुद्रा की उपलब्धियों के बारे में सोचो। सरस्वती की शक्ति के बिना हमारे लोग अस्तित्व में नहीं होते। और कौन सा परिवार लक्ष्मी की खोज नहीं करता? मेरी छोटी सूर्यरत्ना के लिए तो आकाश ही सीमा है। सूर्यरत्ना के रसोई घर से बाहर जाते ही इंदुमती ने सिर हिलाते हुए आ भरी। तुम उसके दिमाग में ये महान विचार भरते हो? क्या होगा अगर दुनिया उसे उस नज़र से ना देखे जिस नज़र से तुम देखते हो? पद्मसेन का चेहरा अपनी पत्नी की ओर देखते ही नरम पड़ गया। दुनिया उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता देखेगी, क्योंकि हम उसे उसमें पोषित करेंगे। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगी। इंदुमती, हम उसके बहुत ऋणी हैं। इंदुमती ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम मुझे हमेशा आश्वस्त करना जानते हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन याद रखना, बाहर की दुनिया बहुत कठोर है। पद्मसेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे पता है, लेकिन वह एक विरासत का हिस्सा है, उस शहर की विरासत जिसे जीता नहीं जा सकता, अयोध्या। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी नए एपिसोड्स के साथ द अयोध्या अलायंस हिंदी ट्रांसलेशन में।